हेलो गाइस, TNTSS क्लास में आपका स्वागत है। और यूपीएससी की प्रीलिम्स की पेपर की जो एनालिसिस चल रही थी हिस्ट्री की, उसकी अगली कड़ी लेके आ चुके हैं। आज हम सहायक संधि के टॉपिक पे जितने प्रश्न बनते हैं और प्रश्न बनने की संभावना है उस पर हम चर्चाएं करेंगे और साथ में अगल बगल के फैक्ट बताएंगे ताकि आपको प्रश्न पत्र मिले और इसके बारे में कुछ नया प्रश्न मिल जाए तो टैकल आसानी से कर दें। हर वर्ष देखा जाता है कि 1 या 2 वर्ष छोड़ के ये प्रश्न सहायक संधि से पूछे ही जाते हैं, सब्सिडी टीटी या सब्सिडी लाइन से पूछे ही जाते हैं। चलिए बात बीच में भी करते रहेंगे। हाँ, आइए किसने शुरू किया, ये प्रश्न पहले बनता है कि सहायक संधि किसने शुरू किया। सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले द्वारा शुरू किया गया था। उसका कंसेप्ट ये था कि जो भारतीय रजवाड़े आपस में लड़ रहे हैं, रियासत जो आपस में लड़ रहे हैं, उनके बीच मध्यस्थता कीजिए और मध्यस्थता के माध्यम से संधि कर लीजिए और धन की प्राप्ति कीजिए और उसी धन से अपनी कंपनी का विस्तार कीजिए और सेना को स्थापित कीजिए, अपना सर्वोच्च शक्ति स्थापित कीजिए। मगर व्यवहारिक रूप से इसको लागू करने वाला व्यक्ति था, वह कंपनी का गवर्नर था। कौन? लॉर्ड वेल्जली, जो 1798 में भारत आया और उसके मन में चल रहा था कि हम भारत में कंपनी की सर्वोच्च शक्ति स्थापित करें और साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को अपनाएं। क्यों अपनाएं? ऐसा क्यों था? क्या था? ये था कि फ्रांसीसी जो थे यहाँ अपना प्रभाव जमा रहे थे और इस प्रभाव को कम करने के लिए, उनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए वो क्या चाहते थे कि हम रियासतों से हम संधि कर दें ताकि उनके प्रभाव को कम किया जा सके और कंपनी की साम्राज्यवादी विस्तार नीति आगे बढ़ सके। इसी मकसद से इसने क्या किया कि ये सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत की। चलिए आते हैं पहले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न किस टाइप पूछे हैं ये देख ले। प्रश्न क्या है? प्रश्न जो पूछा गया है, लॉर्ड वेल्जली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू नहीं होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ द सब्सिडी ट्रीटी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्जली। फर्स्ट है दूसरों के खर्चों पे एक बड़ी सीमा बनाए रखना। स्टेटमेंट पूछ दिया, इसमें कहा नॉट एप्लीकेबल, कौन नहीं लागू होता है। भारत के नेपोलियन के खतरे से सचेत करना, नेपोलियन खतरा तो था ही। उसका कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश स्वतंत्रता स्थापित करना। ये 4 स्टेटमेंट। इसका आंसर हम अब देंगे। कुछ मैटर जान लेते हैं, कुछ फैक्ट जान लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर पे आएंगे। आते हैं क्या है भाई। तो हमने अभी जस्ट बताया कि सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा प्रयोग किया गया, मगर व्यवहारिक रूप से प्रयोग कौन? लॉर्ड वेल्जली द्वारा किया गया था। यही बात यहाँ लिखा है कि सहायक संधि का व्यापक प्रयोग किसके द्वारा? लॉर्ड वेल्जली द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेल्जली किया गया था और एक मकसद एक ही था, कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करना। ठीक है, किसके किसके साथ किया गया ये फैक्ट पूछ दिए तो क्या कीजिएगा, इसलिए इस फैक्ट को मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के साथ किया गया 1798 और 1800। फिर मैसूर, आंग्ला मैसूर युद्ध पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध के बाद जब टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, उसके बाद अडियार वंश के जो वंशज बैठा जाते हैं तो उनके साथ भी क्या मैसूर के साथ सहायक संधि कर ली जाती। उसके बाद तंजौर के साथ भी किया गया अक्टूबर 1799 ईस्वी। अवध के साथ, अवध के नवाब के साथ भी किया गया नवंबर 1801 ईस्वी। पेशवा के साथ हम जब आंग्ला मराठा युद्ध पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि बसीन की संधि हुई थी, जिसमें इसके पहले अंग्रेज लगातार दबाव बना रहे थे मराठों पे कि आप पेशवा पे खासकर कि आप हमसे सहायक संधि करें, मगर वो कर नहीं रहे, कमजोर तो हो चुके थे। बट द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पहले इकट्ठा ऐसी घटी कि होलकर द्वारा सिंधिया, भोसले, पेशवा तीनों को संधि हराया गया और पेशवा भाग के पहुंच गए अंग्रेजों के पास और उन्हें बसीन की संधि कर ली। बसीन की संधि कर ली और यही कारण बना द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का। तो बसीन की संधि के माध्यम से यानी पेशवा बसीन की संधि किए और सहायक संधि स्वीकार कर, और सहायक संधि में क्या हुआ कि वो रेजिमेंट रखने को स्वीकार कर दी। कहाँ? अपने दरबार में। उसकी पूरे खर्चे उन्हीं को देंगे, बताएंगे, अब बता रहे हैं उस बारे में। बरार के भोसले, जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था तो उसमें भोसले भी हारे थे। ये 5 मराठा सरदार 5 फेमस थे, भोसले, सिंधिया, होलकर, पेशवा। ठीक है, तो उसमें से जब भोसले की हार हुई तो बरार के भोसले के साथ दिसंबर 1803 ईस्वी में ये क्या संधि करते हैं। उसके बाद सिंधिया भी हारे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, तो उनके साथ भी 1804 ईस्वी में यह संधि करते। फिर जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर
जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर के साथ भी संधि कर ली गई। ये राजपूताना घराने थे राजस्थान के, इनके साथ भी सहायक संधि कर। चलिए ये फैक्ट याद रखिएगा, पॉज करके वीडियो को क्या कीजिएगा, फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या विशेषता थी सहायक संधि की, विशेषता क्या क्या, यानी फीचर्स ऑफ द सब्सिडी ट्रीटी के बारे में क्या क्या था। वो देशी रियासत के साथ संधि स्वीकार करेगा, पहला विशेषता कि आप क्या करेंगे, संधि स्वीकार करें, यानी द नेटिव स्टेट विच एक्सपेक्टेड द ट्रीटी विल नॉट गिव एन लेटर एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन फ्रॉम द एनिमी स्टेट इन इट स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कंपनी। कहने का अर्थ हुआ वो देशी रियासत जो संधि स्वीकार कर लेगा कंपनी की स्वीकृति के बिना, बिना आदेश के, बिना परमिशन के अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं देगा। यही कहा गया है स्लेटर और एम्प्लॉयमेंट टू ए पर्सन फ्रॉम द एनिमी स्टेट। ठीक है, फर्स्ट फीचर ये हुआ। दूसरा फीचर ये हुआ कि देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य के साथ न युद्ध करेगा, न संधि करेगा, न मैत्री करेगा। सोचिए कि इसके माध्यम से क्या हुआ कि पूरी की पूरी उनको पंगु बना दिया गया। किसको? कंपनी को, देशी रियासतों को, कि भाई अब जो है कंपनी ही सर्वोच्च है, क्योंकि कंपनी, ये सहायक संधि का मकसद एक ही था कि सर्वोच्चता स्थापित करना रियासतों पे। तो ये कि भाई बिना उनकी अनुमति के आप कुछ नहीं कर सकते, न युद्ध कर सकते हैं, न समझौता कर सकते हैं, न संधि कर सकते हैं शत्रु राज्य के साथ। चलिए तीसरा पॉइंट क्या निकल के आएगा, देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी क्या की, वहां रख दी एक सेना, रेजिमेंट, और उसके पूरे खर्चे कौन देंगे, देशी रियासत देंगे। लिखा हुआ है देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अपनी सेना रखेगी और जिसका खर्चा उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। साथ में नगद धनराशि या राज्य के कुछ इलाके सेना के लिए कंपनी को सौंपना पड़ेगा। द कंपनी विल बी कीप इट आर्मी देयर टू द प्रोटेक्ट द नेटिव स्टेट expenses of which will be have to borne by the state itself. Cash money or some area of the state will have to handed over the company for expenses of the army. एक बहुत बड़ी चीज हो गई कि दूसरे के खर्चे पे कंपनी है क्या की, दूसरे के खर्चे पे यानी रियासतों के खर्चे पे अपने सेना का खर्चा वहन करेंगे। यानी अब इससे क्या हुआ कि सेना का विस्तार हो गया और सेना रखने के खर्चे भी झंझट से बच गए। उसके बाद देशी रियासतों शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखेगा। अपने यानी आपको ये चलाना है क्या, गवर्नेंस चलाना है, गवर्नमेंट चलाना है, तो उसके लिए आपको एक रेजिमेंट यानी ब्रिटिश रेजिमेंट रखना ही पड़ेगा। साथ में भारतीय नरेशों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये भी कहा गया इसमें। और दूसरा ये कंडीशन हुआ कि कंपनी राज्यों की आंतरिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करेगी, ये उनको दिया गया आश्वासन। यानी कंपनी विल बी प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक। मतलब कि आपको आंतरिक और बाह्य, यानी आंतरिक कौन, आपस में दो रजवाड़े लड़ेंगे तब भी, और बाहरी स्टेट यानी बाहरी कहने का अर्थ हुआ कि कोई कंपनी यानी फ्रांसीसी उसमें विस्तार कर रहे थे, यदि वो अटैक करेगा तो आपको हम प्रोटेक्शन देंगे। ये हुआ, मतलब कहने का अर्थ हुआ ले देखिए कि आप पंगु बन जाएंगे। और इससे लाभ क्या हुआ कंपनी को देखिए क्या क्या लाभ होता है। तो कंपनी को पहला जो लाभ होता है इसमें कि देशी रियासतों में अब जो है कंपनी का ही रेजिमेंट रहेगा, तो फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त। पहला लाभ हो गया, लाभ पहला हो गया, और यहाँ पर फ्रांसीसियों की कोई नियुक्ति नहीं हो। दूसरा लाभ हुआ कि कंपनी का प्रभुत्व जम गया भारतीय रियासतों में, दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ क्या हुआ, इसके अंतर्गत क्या हुआ, भारतीय राज्यों के खर्चे पे एक बड़ी सेना कंपनी रखने लगी। इन्हें रेजिमेंट में 10-20 में नहीं, कहे कि अब आप क्या करेंगे, 500-1000 का जो रेजिमेंट होगा उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो उससे सेना भी मिल गया, बड़ी सेना विस्तार भी कर लिए, और ताकि इस सेना के माध्यम से और जगह अटैक करके वो कंपनी का विस्तार करना। उसके बाद कंपनी के विरुद्ध जो फ्रांसीसी द्वारा बार बार जो जाने वाले साजिशों को पूर्णतः असफल कर दिया। और फ्रांसीसी रहेंगे नहीं, कंपनी के अंदर में आ गए, कोई फ्रांसीसी रखना नहीं है,
और कंपनी का सामरिक महत्व भी स्थापित हो गया, नियंत्रण स्थापित हो गया। इससे एक और काम हुआ कि अंग्रेजों द्वारा जब कर लिया गया संधि, तो भारतीय रियासत एक संघ नहीं बना सकते, संघ भी नहीं बना सकते कि आपस में मिलके वहां अटैक करें अंग्रेजों पे, ये भी समाप्त हो गया। क्योंकि कहा कि आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप हम करेंगे, या आपको युद्ध करना हो, संधि करना हो, तो बिना मेरे अनुमति के नहीं कर सकते। तो ये भी गया, रियासतों का ये भी गया, ले दे के वो पंगु बन गए और कंपनी की समाजवादी नीति काफी बढ़ गई से, और ये धीरे धीरे विस्तार के क्रम में बढ़ते चले गए। और यही पढ़ना था हम लोग के टॉपिक में भी। अब आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था अब बताइए। इसमें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अब क्वेश्चन ये था ना कि सहायक संधि व्यवस्था लागू की गई थी, तो कौन सी कथन लागू नहीं होता है। अब आंसर बताना है आपको। पहला कथन था कि दूसरे के खर्चे पर बड़ी सेना रखना, ये कॉन्सेप्ट था, ये लाभ था उसका कंपनी का कि भाई हम रेजिमेंट रखेंगे और एक विशाल सेना रखेंगे, खर्चा आपको देना पड़ेगा, रियासतों को देना पड़ेगा, और यदि नहीं नगद राशि दे दे या तो कैश मनी दे दे हमको, या कोई स्टेट दे दे जिसके माध्यम से हम खर्चे उठा सके था। ये स्टेटमेंट सही है इसका। दूसरा है कि भारत को नेपोलियन के खतरे से सज्ज करना था, सही बात है। लगातार नेपोलियन का खतरा जो है, जब सेकेंड हम पढ़ेंगे वर्ल्ड विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो नेपोलियन कहानी बताएंगे, तो उसमें नेपोलियन की खतरे का दस्तक भारत के पे दिखाई देने लगा था, तो उससे भी बचना था, इसीलिए ये भी हो गया, यानी फ्रांसिस्को से मुक्ति। उसके बाद कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन ये नहीं किया गया, कहा कि हम आय नहीं लेंगे, आप ही के खर्चे पे कम सेना रखेंगे, आपसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, आपके पूरे आंतरिक बाह्य मामला हम देखेंगे, आपको युद्ध संधि करना हो हम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, मगर आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप कैश मनी दीजिए, मेरे सेना जो है उसकी विस्तार के लिए, उसके खर्चे के लिए दीजिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, एस्टेब्लिशिंग द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ऑफ आवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ये भी हो गया, क्योंकि साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के माध्यम से सहायक संधि की गई तो सर्वोच्चता स्थापित भी हो गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी नियत आय का प्रबंध, अरेंजिंग ए फिक्स इनकम फॉर द कंपनी, ये नहीं हुआ कंसेप्ट। यही है सहायक संधि। और इससे हर देखिएगा हर एक दूसरे वर्ष, 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद छोड़ के प्रश्न बनते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।